नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन का अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो जब सदन का अधिवेशन ना हो या सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति होगी तभी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अध्यादेश से जो संसद द्वारा पारित कानून होता है उसके बराबर उस अध्यादेश की शक्ति होती है और यह तत्काल लागू भी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। तो यानी 6 सप्ताह तक उसको पटल पर यानी संसद के पटल पर रखना आवश्यक होता है। अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। ठीक है, नहीं तो वो अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी व्यक्ति का दंड या मृत्यु दंड को माफ या कम कर सकता है। ठीक है, चाहे वो सैनिक अदालत द्वारा दिया गया दंड हो या किसी न्यायिक जज द्वारा दिया गया दंड हो। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी सब प्रकार के दंडों को राष्ट्रपति कम कर सकता है या माफ कर सकता है। फिर कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो शक्तियां होती हैं। पॉकेट वीटो भी होता है, निलंबित वीटो भी होता है और पूर्ण निषेध भी होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 3 प्रकार के वीटो होते हैं: अंत्यांतिक वीटो यानी पूर्ण निषेध, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की कैबिनेट। तो जब राष्ट्रपति, यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो यदि एक बार राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश को या किसी विधेयक को वापस कर दिया और फिर लोकसभा ने उसको पारित करा के राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य है दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको अनुमति देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाध्य है, फिर नहीं लौटा सकता वो पुनर्विचार के लिए। ठीक है, अच्छा, एक होता है वित्त विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकता, सामान्य विधेयक को लौटा सकता है।
फिर कह रहा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, व्यक्तिक अधिकार। तो ये विधायी अधिकार है। ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जब संसद सत्र कार्य में ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इसका विधायी अधिकार है। फिर कह रहा निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्य की विधान परिषदें, राज्य की विधानसभाएं, राज्यसभा। तो देखिए, ये राज्य की जो विधानसभाएं हैं इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये विधानसभा में बैठते हैं और जो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये सदन में चलती है, लोकसभा तथा राज्यसभा में। तो वहां विधानसभा के सदस्य कहां पहुंच पाएंगे? तो इसलिए ये महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राज्य की विधानसभाएं। ठीक है, विकल्प सी। फिर कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई को कोई बहुत विशेष महत्व नहीं दिया गया है राजनीतिक स्तर पे। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यही योग्यता में लिखा हुआ है। संसद चुने जाने की योग्यता उसके अंदर हो, ये भी होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये भी होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो ऐसा नहीं बताया गया है। वो अनपढ़ हो तब भी राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, सांसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो अभी आपको बताएं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अच्छा, इनका चुनाव किससे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। इसमें होते कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब आगे आने वाले समय में जम्मू में भी चुनाव होंगे तो जम्मू के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, चुनाव आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय की, लोकसभा अध्यक्ष की। तो यदि निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो उसको कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? 50,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो कितने रुपए उसको जमा करने पड़ते हैं? 15,000 रुपए जमानत राशि उससे ली जाती है। ये रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। होने चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तभी आप नामांकन कर सकते हैं। यदि आप नामांकन करने गए तो आपको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 15,000 रुपए। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, मंत्रिपरिषद। तो किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का एक अभिन्न अंग है, जो कि बताया गया है संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? संसद, यानी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है।
ठीक है। तो 111 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति देने के बाद ही कोई भी विधेयक वह कानून या अधिनियम बन जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। लेकिन अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति तो बाध्य है। मान लीजिए एक बार संसद से पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर दिया, अब फिर दोबारा भी उसको पास करा के भेज दिया गया, तब तो राष्ट्रपति बाध्य है ना उस पर अपनी सहमति देने के लिए। ये सब एक कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो संविधान में लिखी हुई हैं, इसका चरण दर चरण उपयोग किया जाता है। बाकी है सब कुछ वास्तविक शक्तियां सब कुछ संसद के पास ही, यानी लोकसभा के पास ही हैं, जो कि वहां से विधेयक पारित हो गया तो उसको कानून बनना ही बनना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब अगर ऐसी स्थिति आती है, तो एक बार ऐसी स्थिति आई है, ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी को यह अवसर मिला था राष्ट्रपति बनने का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? वाराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय सचिव के पद पर ज्ञानी जैल सिंह ने कार्य किया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले इसके अध्यक्ष थे, ये नहीं कि राष्ट्रपति बने थे तब अध्यक्ष थे। ये क्योंकि जब आज कोई व्यक्ति लाभ के पद पर होगा तो उसको राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत पहले बने थे, राष्ट्रपति बनने के पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? ज्ञानी जैल सिंह। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिरी। तो बीबी गिरी तो मुस्लिम ही नहीं थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। ठीक है, ये तीसरे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो किसके पास है ये? राष्ट्रपति को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुद्दुचेरी, दिल्ली तथा दमन व दीव, चंडीगढ़ तथा पुद्दुचेरी। आगे क्वेश्चन आया था, अभी दिल्ली एवं पुद्दुचेरी ही है, लेकिन आने वाले समय में आपको जम्मू भी देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां भी विधायिका होगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दिल्ली तथा पुद्दुचेरी, बी विकल्प। ये 17वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव लेने में इनको शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका या संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो कौन किसके द्वारा किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में
चुना गया था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, संविधान सभा द्वारा। यदि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या पदत्याग करने का निर्णय ले तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तथा भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो किसको है महाभियोग लगाने का? संसद के दोनों सदनों। ये विधेयक जो है या ये महाभियोग प्रस्ताव जो है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है तथा दोनों सदनों से इसको पारित भी करवाना पड़ता है 2/3 बहुमत से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों को अधिकार है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव को। अच्छा, यह प्रस्ताव लाने के लिए 1/10 गणपूर्ति सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 12 सदस्य। लोकसभा में भी पहले 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य, निम्न से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो राष्ट्रपति जो है ये संसद का भाग होता है, ना कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है। तो इन सदस्यों के द्वारा तो इसका चुनाव होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राष्ट्रपति। फिर कह रहा युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्रीय मंत्रियों के गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदें। क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, यानी समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। फिर कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा कार्य में ना हो और 7 सप्ताह के बाद इसको 6 सप्ताह के बाद इसको पारित करवाना पड़ता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, एन संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। तो जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी तो उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो है ये 1982 से 87 के बीच में था। ठीक है, उस समय ही राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, एन संजीव रेड्डी। तो केंद्रीय श्रम मंत्री कौन था? डॉक्टर बीबी गिरी जो थे ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, वाराह वेंकट गिरी, इनका नाम क्या है बीबी गिरी का? वाराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे बीबी गिरी जी थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।